वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा परिवेश कक्षा 5 कितना सीखा 2 पार्ट 2। तो इसमें इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। सही मिलान करें। इसमें दिया गया दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, रबी फसल और जैविक फसल क्या होती है, जिम कॉर्बेट पार्क, और ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है, ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क है उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद है रबी फसल। रबी फसल में कौन सी फसल आती है, रबी फसल में आती है गेहूं की फसल। इसमें हमने वही ऑप्शन इसमें सेम यहाँ पे लिख दिया है जिससे कि आसानी रहे। इसके बाद है जैविक खाद। अब जैविक खाद क्या होता है, तो जो गोबर की खाद है वो जैविक खाद होती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। इसके बाद है गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये गुजरात में है। और वर्मी कंपोस्ट क्या है, ये वर्मी कंपोस्ट जो है केचुआ की सहायता से बनाई जाती है, यानी जो केचुआ बनाते हैं उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। इसमें पहला सेंटेंस दिया गया है कि आदि मानव जानवरों की खाल को वस्त्र की तरह पहनते थे। तो ये सेंटेंस, ये कथन जो है ये सही है। सबसे पहले आदि मानव में धातु के औजार बनाए, तो ये भी सही है क्योंकि सबसे पहले आदि मानव ने धातु के औजार बनाए। इसके बाद अगला आता है कि गाय प्रथम पालतू पशु है, ये गलत है। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की, तो ये भी सही है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सही बात है। पौधे एवं जंतु श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, तो ये तो गलत है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ये बात सही है क्योंकि जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं उसको पौधे ग्रहण करते हैं। और पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 3 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है कि दोमट मिट्टी में उगने वाली फसलों के नाम लिखिए। तो इसका प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने कॉपी में लिख लिया है। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि दोमट मिट्टी में उगने वाली फसलों के नाम लिखिए। तो दोमट मिट्टी में उगने वाली फसलों के नाम ये है धान, गन्ना, कपास आदि हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जैविक खाद से क्या लाभ है। तो जैविक खाद का प्रयोग करने से खेत की मिट्टी उपजाऊ होती है, फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न किताब में दिया गया है कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। तो रेड डाटा बुक वह किताब है जिससे सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीवों के दो उदाहरण लिखिए। तो इसमें विलुप्त जीव कौन कौन से हैं, इसको पुस्तक में हम पहले भी पढ़ चुके हैं पाठ में। तो ये विलुप्त जीव कौन कौन से, इसमें डायनासोर ये विलुप्त जीवों में आता है। इसके बाद लाल तोता है, ये भी विलुप्त जीवों में, क्योंकि लाल तोता अब दिखता नहीं है। और इसके बाद आता है संकटग्रस्त जीव में कौन कौन से हैं, गौरैया। गौरैया पहले संकटग्रस्त जीवों में थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना पर्यावरण बना लिया है, अब वो पक्के मकानों में भी अपना घोंसला बना के रहने लगी है। तो गौरैया भी संकटग्रस्त जीव में ही आ गई है। इसके बाद गिद्ध है और काला हिरण है, कछुआ है, ये सब हमारे संकटग्रस्त जीवों में हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि मैती आंदोलन क्या है। तो मैती आंदोलन क्या है, पहाड़ी इलाका गढ़वाल में लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पर पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की गई है, इसे मैती आंदोलन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, जंगल से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। एक प्रत्यक्ष लाभ होता है, एक अप्रत्यक्ष लाभ होता है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि जंगल से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो जंगलों से हमें जो अप्रत्यक्ष लाभ है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो जंगलों से हमें ऑक्सीजन और शुद्ध हवा मिलती है। जंगल बाढ़ रोकने तथा वर्षा कराने में सहायक होते हैं, ये अप्रत्यक्ष लाभ है।
इसके बाद अगला आता है कि भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। इसमें इसका उत्तर हो जाएगा कि भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला आता है प्रश्न संख्या जा कि भोजन बर्बाद ना हो इसके लिए क्या उपाय करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भोजन बर्बाद ना हो इसके लिए हमें इसे फ्रिज में रखेंगे, यानी इसके लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे। कहने का मतलब भोजन बनाने के बाद ज़्यादा देर तक हमें गर्मी में तो बिल्कुल, गर्मी और बरसात में तो बिल्कुल बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर हमें भोजन को बर्बाद होने से बचाना है तो हम उसे हमें क्या करें, उसे हम फ्रिज में रख दें और गर्म करके पुनः इसका उपयोग में लाएंगे। और जब भी फ्रिज से हम खाना निकालेंगे तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद उसको गर्म करने के बाद ही उपयोग में लाएंगे। इसी के आगे और भी कुछ प्रश्न इसमें पुस्तक पे दिए गए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। अब इसके बाद अगला आता है, ये प्रश्न संख्या 4 है कि सही विकल्प के सामने वृत्त को काला करें। तो ये हमने वृत्त को काला करके दिखाया भी है पुस्तक में। पहला प्रश्न आता है कि भोज्य पदार्थों के संरक्षण हेतु रासायनिक पदार्थों का अधिक उपयोग, ये हमारा हानिकारक है। इसके बाद आता है कि भोज्य पदार्थों के सड़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो भोज्य पदार्थों को सड़ने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, ये सब, यानी फफूंद भी लगती है, उसमें खमीर उठता है और जीवाणु भी पनपते हैं। तो ये सभी हमारे भोज्य पदार्थों को सड़ने में सहायक होते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन में लगा देते हैं कि ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अपने घर में संरक्षित किए गए भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए तथा उनके संरक्षण की विधियाँ लिखिए। ये हम बच्चों से पूछेंगे कि खाना को कैसे संरक्षित किया जाता है, जो भी अनाज कैसे संरक्षित किया जाता है, जो भी संरक्षित किया जाता है उसका क्या नियम है और कैसे उसको संरक्षित किया जाता है, इसके विषय में हम बच्चों से क्लास में बातचीत करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहला सेंटेंस दिया गया है कि पौधों की पत्तियां, अब यहाँ पे खाली स्थान पे हम लिख देंगे क्लोरोफिल के कारण हरी दिखाई देती है। यानी पौधों की पत्तियां हरी क्यों, कैसे दिखाई देती हैं, किसके कारण दिखाई देती हैं, पौधों की पत्तियां जो है क्लोरोफिल के कारण हरी दिखाई देती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। इसके बाद सेंटेंस है कि अमरबेल परपोषी पौधा होता है, यानी स्वपोषी नहीं होता है। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पर निर्भर करता है। इसके बाद है घटपर्णी एक पौधा, ये घटपर्णी का पौधा जो है कीटभक्षी पौधा है। इसमें हमने पहले भी पढ़ा था, पहला ही प्रश्न था इसके पहले वाले अभ्यास में कि घटपर्णी का पौधा ने कीटभक्षी पौधों के नाम लिखो, तो उसमें हमने घटपर्णी का नाम जिक्र किया है उस पाठ में। इसके बाद अगला आता है कि सभी जीव अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। तो ये बस इतना हो गया इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।